महाराज शीलध्वज, अब तक आपने देखा कि रानी सुजाता के हृदय में रानी रोमा के प्रति गहरा द्वेष जन्म ले चुका है। ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई सुजाता एक घिनौनी साजिश रचती है। वह अपनी विश्वास पात्र दासी संकारा के माध्यम से महाराज के भोजन में विष मिलवाकर भिजवाती है। जब भोजन की जांच करने वाला व्यक्ति अचेत होकर गिर पड़ता है, तो परिस्थिति का लाभ उठाते हुए सारा दोष रानी रोमा पर मढ़ दिया जाता है। षड्यंत्र इतना सुनियोजित होता है कि निर्दोष रानी रोमा को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। इधर राजगुरु वंश वृद्धि की चिंता में महाराज को पुनर्विवाह का परामर्श देते हैं, किंतु महाराज शीलध्वज अपने हृदय की निष्ठा के कारण इसे अस्वीकार कर देते हैं। तभी वजीर हारून एक युवती शालिनी का उल्लेख करता है। वही शालिनी जिसने पूर्व में निर्भीक होकर महाराज के उग्र हाथी के सामने खड़े होकर अपनी साहसिकता का परिचय दिया था। परिस्थितियों और कूटनीति के जाल में फंसाकर वजीर हारून महाराज का विवाह शालिनी से करा देता है। परंतु षड्यंत्र यहीं समाप्त नहीं होता। वजीर और रानी सुजाता गुप्त रूप से शालिनी को ऐसी औषधि दिलवाते हैं जिससे वह कभी संतान प्राप्त न कर सके। राजमहल की इन गहरी साजिशों और छिपे रहस्यों के बीच आगे क्या होगा? क्या सत्य उजागर होगा? क्या रानी रोमा का सम्मान लौटेगा? और क्या महाराज को अपने विरुद्ध रचे जा रहे षड्यंत्रों का आभास होगा? जानिए आगामी कड़ियों में। इधर राजगुरु रामानुजम रानी शालिनी तथा रानी सुजाता दोनों का फिर से चेकअप कराते हैं, जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि दोनों रानियां निपुत्री हैं। यह सुनकर राजगुरु रामानुजम गहरी सोच में डूब जाते हैं। कुछ देर बाद वह राजा शीलध्वज के समक्ष एक अप्रत्याशित प्रस्ताव रखते हैं। राजन, हमें निष्कासित रानी रोमा को वापस बुलाना चाहिए। राजा शीलध्वज अचंभित होकर बोले। क्या? रोमा को वापस लाने की बात कर रहे हो राजगुरु? हाँ महाराज, राजगुरु का स्वर दृढ़ था। यही एकमात्र उपाय है। राजा थोड़ी देर सोचते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं। अगर यह सच में आवश्यक है तो हमें स्वयं जाकर रानी रोमा को खोजना होगा। अगले ही दिन राजगुरु रामानुजम और राजा शीलध्वज एक रहस्यमय आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर वे चारों ओर नजर दौड़ाते हैं। क्या यही वह स्थान है जहां रोमा को देखा गया था? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। जी महाराज। एक साधु ने कहा। रानी रोमा यहीं रहती है, परंतु परंतु क्या? राजगुरु ने उत्सुकता से साधु के सामने आकर पूछा। उन्हें मनाने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। साधु का उत्तर सुनकर राजा और राजगुरु दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब आगे क्या होगा? उसी दौरान राज परिवार से एक सैनिक एक बेहद अहम सूचना लेकर दौड़ता हुआ आता है, लेकिन किसी ने उसकी पीठ में तीर मार दिया। वह बुरी तरह घायल हो चुका है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। लड़खड़ाते कदमों से राजगुरु और राजा शीलध्वज तक पहुंचने की कोशिश करता है और पहुंचते ही वहीं दम तोड़ देता है। राजगुरु उस शरीर के पास झुकते हैं और तभी उसकी जेब से एक पत्र मिलता है। पत्र पढ़ते ही राजगुरु चौंक उठते हैं। दासी सौम्या की याददाश्त लौट आई है। यह सुनकर राजा शीलध्वज भी स्तब्ध रह जाते हैं। अब रानी रोमा पर लगे आरोपों का फैसला करना जरूरी हो गया है। सूचना मिलते ही राजा शीलध्वज अपने राज्य की ओर रवाना होने के लिए विचार करने लगते हैं। उधर उसी समय उस आश्रम वाले सन्यासी से राजगुरु रामानुजम ने धीरे से कान में कहा। रानी रोमा को यहाँ खतरा है, उन्हें यहाँ से अलग कर देना होगा। जल्दी जिस स्थान पर रानी ठहरे हैं उस जगह को पहचानने के लिए, हाँ, वहां कोई झंडा, कोई विशेष चिन्ह, कुछ तो अंकित कर दिया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर रानी को ढूंढा जा सके। समझे? इधर रानी सुजाता ने वजीर हारून को राजमहल में अपने पास बुलाकर कहा। वजीर साहब, क्या आपको जात नहीं कि रानी रोमा को दोबारा खोज कर लाया जा रहा है, जो कि हमारे रास्ते के लिए सबसे बड़ा कांटा है। जाओ और जल्दी से जल्दी वहां जाकर कुछ करो, वरना हमारे लिए आगे आने वाले समय में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस पर वजीर हारून मुस्कुराया और बोला। रानी सुजाता, इस संबंध में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। इस प्रकार से जवाब देकर वजीर हारून वहां से निकल गया, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में साजिश की परछाई।
इधर राज दरबार में दासी सौम्या को लाया जाता है। दासी सौम्या घबराई हुई आवाज में कहती है, उस दासी संकारा ने मुझसे मुझसे चम्मच मांगी थी महाराज। मैंने चम्मच दी, फिर न जाने क्या हुआ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। फिर खाना बनाने का आदेश भी उसी संकारा ने दिया और कहा कि यह राजा का आदेश है। सब हैरान हो जाते हैं। सौम्या आगे कहती है, मगर महाराज के लिए जो खाना बना था वो तो मैंने ही बनाया था अपने हाथों से, और वह भी छोटी रानी रोमा के कहने पर। लेकिन लेकिन रानी रोमा ने उस खाने में कोई भी वस्तु अपने हाथों से नहीं डाली थी, बिल्कुल कुछ नहीं। राजा शीलध्वज गंभीर होते हुए कहते हैं, क्या? छोटी रानी रोमा के यहां खाना बनाने का आदेश मैंने तो कभी दिया ही नहीं। इधर निष्कासित रानी रोमा को फिर से खोजने निकल पड़े राजा शीलध्वज और राजगुरु। लेकिन जैसे ही वे उस आश्रम पहुंचे, उन्हें वहां का मंजर देखकर सांसें थम गईं। चारों ओर सिर्फ राख, जलती लकड़ियां और मौत की खामोशी थी। रात के अंधेरे में वजीर हारून ने रच डाली थी एक भयानक साजिश। उसने आश्रम को चारों तरफ से घेर कर आग के हवाले कर दिया था। किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। इसी नरसंहार में मारे गए 2 इच्छाधारी नाग, जो मानव रूप में वहां शरण लिए हुए थे। लेकिन एक चमत्कार हुआ। एक इच्छाधारी नागपुत्री बच गई। वो किसी तरह बिल में छुपकर जान बचा पाई। राजा को एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, पर उसने रानी रोमा के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्या वो डर गया था या जानबूझकर छुपा रहा था? उसी ने बताया राजा को। हाँ, वही बना गवाह उस हत्याकांड का। लेकिन अफसोस, रानी रोमा के बारे में वो कुछ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं। अब सवाल ये है, रानी रोमा गई कहाँ? क्या वो जिंदा है या इस आग की राख में ही कहीं खो गई? राजगुरु रामानुजम खोज करते करते गांव में झंडा और मकान के चिन्हों को देखते हुए अंततः रानी को खोज ही लाते हैं। जैसे ही रानी रोमा वापस आती हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी जाती है। लेकिन रानी रोमा पर एक बार फिर से जानलेवा हमला होता है। इस बार बड़ी रानी सुजाता और वजीर हारून खुद इसके पीछे होते हैं। पर शुक्र है, सुरक्षा में तैनात सैनिकों की सतर्कता से रानी रोमा बाल बाल बच जाती हैं। और फिर एक और कोशिश। इस बार मंदिर में पूजा के समय दीपक में सफेद बारूद भर दी जाती है। कितनी भयानक साजिश थी ये। लेकिन किस्मत ने फिर साथ दिया। दीपक रानी नहीं, दासी जलाकर देती है और दासी उस हादसे का शिकार बन जाती है। क्या ये रुकेंगे या रानी रोमा अब खुद कुछ करने जा रही हैं? राजगुरु रामानुजम एक बार फिर तीनों रानियों का गर्भधारण चेकअप कराते हैं और तभी सामने आता है एक चौंकाने वाला सच। बड़ी रानी सुजाता के गर्भ में बच्चा नहीं, बल्कि रसोली, यानी एक तरह का फोड़ा पाया जाता है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। वहीं दूसरी रानी रोमा के गर्भ की बात करें तो राजगुरु को वहां 2 बच्चों के होने का संकेत मिलता है। 2 बच्चे, मगर फिर भी राजगुरु रामानुजम सबके सामने कहते हैं, रानी रोमा और रानी सुजाता दोनों के गर्भ में सिर्फ एक एक बच्चा है। वो ठंडे स्वर में ऐलान करते हैं, क्यों? कोई नहीं जानता। और तीसरी नई रानी शालिनी, उसके गर्भ में कुछ भी नहीं। राजगुरु शांत भाव से कह देते हैं, शालिनी के गर्भ में कोई संतान नहीं है। ठीक उसी वक्त वजीर हारून भी उठकर दरबार में आता है और मुस्कुराते हुए सबको बताता है, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसके गर्भ में एक स्वस्थ बच्चा पल रहा है। क्या ये सच है या कोई राज छुपा है इन बातों के पीछे?